भारत देश में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में करीबन 20-22 हजार MDRT होते थे, लेकिन वही आज अगर देखें तो करीबन 3-4 हजार MDRT हमें दिखाई देते हैं। मेरे को लगता है आज तक पूरे इंडस्ट्री में किसी ने बिजनेस मॉडल के ऊपर बात नहीं किया। कोई भी कंपनी जब अपना बिजनेस मॉडल बनाती है तो दो चीजों को वो समझ के या दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो मॉडल बनाती है। एक है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में उनका क्या पोजीशन है, और फिर वो लोग कस्टमर से एक पॉलिसी लेके बाद में वो सब मतलब पॉलिसी ले लेते हैं, फिर भाग जाते थे। और देखो कितने लोगों को उन्होंने फंसा, अच्छे लोगों को। तो मतलब क्या है, तो बिजनेस मॉडल इसको बोलते हैं। क्योंकि आप 1990 में जो बात करते थे वही 2000 में बात करेंगे, वही 2021 में करेंगे, तो ऑब्वियसली वो वायरस जैसा क्लाइंट भी सीख जाता है और फिर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। आपका बोलने का मतलब ये है कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स का ऑलरेडी एक बिजनेस मॉडल है। हाँ, बिजनेस पुराना मॉडल। हाँ, पुराना मॉडल। 10-15-20 सालों में इंश्योरेंस एडवाइजर के मॉडल क्या बदलाव आया है? कोई पॉलिसी का बात कर रहा तो सडनली क्या हुआ, लोगों ने अलग अलग पोजीशन लेना शुरू किया। जैसे एक पॉलिसी लॉन्च होती है तो हजारों लोग उसके फॉर भी बात करते हैं, हजारों लोग उसके अगेंस्ट भी बात करते हैं। CFP वाला कुछ अलग बोलेगा, ये कुछ अलग बोलेगा, रिबेट के बारे में अलग बोलेगा, इतने सारे रिबेट और कमीशन के बारे में कितना याद है। तो ये सब तो ये 3 फेजेस में अभी क्या हुआ है ना, आज का कस्टमर कंफ्यूज्ड है। अब एजेंट जाके कुछ भी बताएगा तो वो क्या करेगा, जैसा आपने बताया वो जाके सोशल मीडिया में चेक करेगा। सोशल मीडिया में चेक करेगा तो उसको अलग अनाप शनाप पूरा अलग अलग व्यू पॉइंट्स उसको मिलता है, और उसको ये समझता नहीं कि एजेंट सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। और स्पेशली क्या होता है कि एजेंट का उसको तो इतना ध्यान नहीं, बट जो बंदा बोल रहा है उसका तो 10 मिलियन 20 मिलियन फॉलोअर्स है, तो ऑफिशियली वो फिगर की वजह से उसको लगता है ये सही बोल रहा है। मेरा बेसिक काम क्या है कि मैं माहौल को देखता हूँ, मार्केट को देखता हूँ, सिचुएशन को देखता हूँ, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो देखता हूँ, और फिर मुझे लगा ये नया बिजनेस मॉडल हमको डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें एक लेयर अपने को ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बिजनेसमैन आपने देखा होगा कि पिछले 10-15 सालों में एक बिजनेसमैन जो है, या हजारों बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ग्रोथ की है एक सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, एक बिजनेस मॉडल को फॉलो करके। बहुत सारे बिजनेसमैन ने बहुत तरक्की की है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप देखो तो आज से 5-6 साल पहले भारत देश में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में करीबन 20-22 हजार MDRT होते थे, लेकिन वही आज अगर देखें तो करीबन 3-4 हजार MDRT हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्या बिजनेस ओनर्स ने, दूसरे बिजनेस ओनर्स ने कोई मॉडल फॉलो किया, स्ट्रेटेजी फॉलो की, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ग्रो कर लिया? और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंश्योरेंस एडवाइजर ने क्या ऐसी चीज है, ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, उनका जो है वो डाउनफॉल हो रहा है? अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इंश्योरेंस एडवाइजर्स को जानने के लिए, और इस पर डिटेल में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एनालिस्ट आप बोल सकते हैं, ट्रेनर आप बोल सकते हैं, मिस्टर लाजरस डायस हमारे साथ में है। और इस इंपॉर्टेंट मुद्दे को, इस इंटरेस्टिंग मुद्दे को आज हम लाजरस डायस जी के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। लाजरस डायस पिछले करीबन आप बोल सकते हैं कि 20 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज अ ट्रेनर, एक सक्सेसफुल ट्रेनर के रूप में कार्यरत है। तो चलिए मिलते हैं लाजरस डायस जी से और इस मुद्दे पर गहरी डिटेल में चर्चा करते हैं। लाजरस जी, VITV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो लाजरस जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो पहली चीज तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, और इंश्योरेंस एजेंट इसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को लगता है आज तक पूरे इंडस्ट्री में किसी ने बिजनेस मॉडल के ऊपर बात नहीं किया। मुझे क्या है, सोचते मतलब ये बिजनेस मॉडल का मैं काफी मतलब उसके ऊपर ये किया हूँ, बट जनरली SME के रिलेटेड बात होती है, कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वगैरह होती है, उसने वहां बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या है ना, वो 2 चीजों का ख्याल रखता है। कोई भी कंपनी जब अपना बिजनेस मॉडल बनाती है तो 2 चीजों को वो समझ के या 2 चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो मॉडल बनाती है। एक है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में उनका क्या पोजीशन है, कि कितने सारे प्लेयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या क्या मतलब पोजीशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ मार्केट में क्या हो रहा है।
ये दोनों को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस मॉडल आपका बनाना। अभी इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, बिकॉज क्या है ना, जैसे जैसे एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एंटीबायोटिक्स, पता है अभी लेटेस्ट जो डिस्कवरी हो रही है कि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स है ना, जो वायरसेस है वो एंटीबायोटिक्स को अभी पार कर रहे हैं। मतलब वो लोग सीख रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स से कैसा मरने का नहीं। और डॉक्टर लोग काफी अभी हैरान परेशान है, क्योंकि कुछ समय बाद वो लोग पूरा लर्निंग करके एंटीबायोटिक्स चलेगा ही नहीं। तो मतलब वापस हम उस जो प्लेग वेग होता था वो जमाने में हम जा सकते हैं, ये डर डॉक्टर्स को है। बिकॉज अभी क्या करेंगे, तो एक अगर छोटा सा वायरस भी सीखता है एडेप्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, अपना जो पूरा बायोलॉजी से लेके पूरा केमिस्ट्री वो चेंज करता है। दूसरा ये एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है, अगर आप फ्रॉडस्टर्स देखेंगे, जो स्कैमस्टर्स और जो स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो एक जमाना था 3 साल पहले, एक ऐसा माहौल चला था जहां पर बात क्या होती थी, आपको फोन कॉल आता था कस्टमर को और लोग बोलते थे कि आपका पॉलिसी में एडिशनल बोनस है जो आपके एजेंट ने आपको बताया नहीं, और वो बोनस मेरे को नजर में आया और मैं आपको वो दिला सकता हूं। और फिर वो लोग कस्टमर से एक पॉलिसी लेके बाद में वो सब मतलब पॉलिसी ले लेते थे, फिर भाग जाते थे। बट क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग फंस गए। बट क्या हुआ, जैसे जैसे ये लोग करते गए तो एक समय ऐसा आ गया कि एक क्रिटिकल मास को ये समझने लगा कि साला ये लोग अपने को टोपी लगा रहे, राइट। तो क्या हुआ कि उनका जो एक्विजिशन है वो एक्विजिशन कम होते गया। तो जैसे एक्विजिशन कम हो गया तो वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने डिजिटल अरेस्ट वाला लाया। तो डिजिटल अरेस्ट करके फिर लोगों को बात करने लगे। उसके बाद और एक अभी आ गया था, मुझे किसी ने कॉल किया था कि आपका एक कुरियर आपने जो बोरोली भेजा था उसमें ड्रग्स मिला है। अभी क्या है ना, मेरे को ये पता था, बट अदरवाइज और पुलिस ने पकड़ा है। तो क्या होता है ना, आदमी 1 मिनट के लिए एकदम झटके में आ जाता है। तो बोला, तो मैं उनको काउंटर ये किया, मैं बोला अच्छा ड्रग्स मिला है, मेरे पार्सल में ड्रग्स मिला। बोला मेरा तो ड्रग्स का धंधा है, अगर ड्रग्स मिला है तो कोई ऐसा ये नहीं, और पुलिस भी सब जानते हैं, तो डोंट वरी। बोला ड्रग्स मिला है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रग नहीं मिलता तो मेरे को शॉक होता है, ऐसा मैंने उनको बोल। अभी ये क्या है कि उनको जैसा ये बैकलैश मिलता है तो वो लोग लर्न करते हैं, स्टडी करते हैं कि बाबा ये अभी चलने वाला नहीं। अभी लास्ट वीक में मेरे साथ एक ऐसा घटना हुआ, बहुत ही डेंजरस। क्या हुआ कि मैं जिम जाके आया था और मेरा क्लास था, तो फटाफट मेरे को बाथरूम जाके मैं जस्ट बाहर निकला था, मेरे को तैयार होने का, तो किसी का कॉल आया, बोला डीटीडीसी कुरियर से मैं कॉल कर रहा हूँ। तो मेरी वाइफ जो है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स का भी सर्विसिंग होता है, तो हमारे पास कोई अभी आदमी नहीं है, हम क्या करते हैं पोर्टर के थ्रू या वी फास्ट या डीटीडीसी से कुरियर मंगाते हैं। तो उनको पहले पोस्ट करने बोलते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर उनको कुरियर। तो मुझे लगा वाइफ ने किसी का शायद कोई क्लाइंट ने भेजा रहेगा, तो बोला हाँ क्या करना है, बोलता है नहीं वो आदमी को आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो आप जरा ये नंबर में भेजता हूं, आप उनको कॉल करो और फिर वो आपका लोकेशन बता दो, वो आ जाएगा। मैं बोला ओके। अच्छा मैं घाई में था, उसने मेरे को मैसेज भेजा, बट मैसेज में क्या था, *21* और फिर एक मोबाइल नंबर और हैश था। तो मैंने सिर्फ मोबाइल नंबर डायल किया तो कोई उठाया नहीं, फिर वापस उसको मैंने कॉल किया, बोला बॉस कोई उठाया नहीं है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। बोलता है नहीं सर आपने पूरा डायल किया क्या। मैं बोला नहीं पूरा नहीं किया। मैंने आप पूरा डायल करो, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, वो डायरेक्ट कुरियर जो बॉय है उसको नहीं मिलता है, वो कुरियर वो ये हो जाता है, मतलब रिकॉर्ड हो जाता है, फिर उसके बाद आपका नंबर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने वो सिस्टम बनाया जिससे उसको खाली कॉल आ जाएगा, तो आप पूरा कॉल करो। अभी मैं भी घाई मैं पूरा टाइप करके मैंने डायल मार दिया, तो डायल मार दिया, सडनली मेरे को एक मैसेज आया, योर कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन सक्सेसफुल। तो मेरा एकदम होश उड़ गया, मैं बोला यार कॉल फॉरवर्डिंग सक्सेसफुल मतलब गया, अभी तो कोई भी कुछ भी करेगा, ओटीपी बीटीपी सब उधर जाएगा। तो 2 सेकंड के लिए मैं एयरप्लेन मोड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर फटाफट जाके मैंने गूगल में चेक किया, उन्होंने बोला कैंसिल करना है तो *22 ऐसा कुछ करके बता दिया और मेरा कैंसिल हो गया। बट मेरे को मैसेज आया और मैसेज देखा कि आपका एक्टिवेट हुआ, और ये उसको ऑफकोर्स मैंने कॉल करके काफी ये किया। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बोलने का मकसद क्या है कि अगर स्कैमस्टर्स और फ्रॉडस्टर्स 1-1 साल के अंदर अपना मॉडल, ये मॉडल हो गया कि लोगों को स्कैम कैसा करने का, ये मॉडल हो गया। तो आप अगर देखते हैं कि स्कैमस्टर अगर इतने 3-4 सालों में 4-5 अलग अलग, और देखो कितने लोगों को उन्होंने फंसा, अच्छे लोगों को,
तो मतलब क्या है, तो बिजनेस मॉडल इसको बोलते हैं। मॉडल मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है क्लाइंट के साथ, उस क्लाइंट को आपको क्लोज करने के लिए आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल चेंज होना चाहिए। क्योंकि आप 1990 में जो बात करते थे वही 2000 में बात करेंगे, वही 2021 में करेंगे, तो ऑब्वियसली वो वायरस जैसा क्लाइंट भी सीख जाता है और फिर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। और मुझे लगता है आपने जो बोला MDRT का 17,000 से 9,000 उधर से 4,000, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा रट्टा वही है, हमारा टेप वही है, एक ही टेप में हम लोग बोलते जाते हैं, तो क्लाइंट अभी ये हो गया है। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स का ऑलरेडी एक बिजनेस मॉडल है। हाँ, बिजनेस पुराना मॉडल, हाँ पुराना मॉडल, उनको पता नहीं कि वो मॉडल है, बट वो लोग का मॉडल है, एक मॉडल है। जो भी वो लोग सेल्स का जो भी आप प्रेजेंटेशन करते हो, प्लान कॉम्बिनेशन करते हो, वो मॉडल है। मतलब आपका क्या है, आप क्या जरिए से कस्टमर को कन्विंस करना चाहते हो, वो मॉडल है। बट अभी वो मॉडल वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खींच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है लाजरस जी कि पिछले अगर 10, 15, 20 साल हम लोग देखें, तो इन 10, 15, 20 सालों में इंश्योरेंस एडवाइजर के मॉडल क्या बदलाव आया है, किस तरीके से और क्या बदलाव आया है, उसके बारे में? नहीं, मॉडल बदला नहीं है, वही एक्चुअली मैं यही बोल रहा हूँ कि एजेंटों ने क्या किया है, माहौल को और एक एनवायरनमेंट को उन्होंने देखा नहीं कि एनवायरनमेंट कितना फास्ट चेंज हो रहा है, और ये कितना फास्ट चेंज हो रहा है वो हमको देखना जरूरी है। बिकॉज अदरवाइज देखो, जैसे वेरी सिंपल है, आज का अगर आप गवर्नमेंट की बात करेंगे, CJP का प्रोटेस्ट हुआ, गवर्नमेंट का बात हुआ, इंस्टाग्राम में जो हो गया, ये अभी क्या हो गया, प्रोटेस्ट का पूरा जो माहौल है वो एकदम एक ही रातों रात जो है सडनली, मतलब एक अलग जगह से अलग जगह चला गया, जहां गवर्नमेंट एकदम मतलब कुछ कर भी नहीं सकी, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं कि इतना इसका प्रभाव हो सकता है। तो जो इंसान सोचेगा एवरी टाइम वो अलर्ट रहेगा मार्केट का, एनवायरमेंट से। तो अभी क्या होता है, 3 चीजें हैं। 20 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो क्लाइंट को इंफॉर्मेशन कौन देता था? एजेंट देता था। क्लाइंट को कुछ पता नहीं था, रिबेट देना है, 2 प्रीमियम लेना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं पता था। वो एजेंट जाके उनको बताता था। अगर रिबेट की बात भी हो गई, वो एजेंट नहीं बताया, क्लाइंट को नहीं पता। उसके बाद सोशल मीडिया आ गया। अब सोशल मीडिया का जो पहला दशक है, जो 10 इयर्स है, उसमें क्या हुआ, सोशल मीडिया लोगों को एडुकेट करने लगी, उनका नॉलेज बढ़ाने लगी। इससे क्या हो गया, एजेंट लोगों का काम भी थोड़ा आसान हो गया, बिकॉज उसको सब कुछ एक्सप्लेन करने की जगह पे लोग अपना एक्सप्लेनेशन देने लगे। बट क्या हो गया, जैसे ही सोशल मीडिया एकदम फ्लड होने लगा, तो जो क्रिएटर है वो क्रिएटर ये सोचने लगा कि मेरे को अभी ये सोचना है कि मैं अलग कैसे बनूं, क्योंकि अगर वो अलग नहीं रहेगा तो भीड़ भाड़ में पूरा उसका कोई ये नहीं आएगा, तो कुछ शॉकिंग उसको इंट्रोड्यूस करना था। तो इसके वजह से क्या हुआ, कोई पॉलिसी का बात करता तो सडनली क्या हुआ, लोगों ने अलग अलग पोजीशन लेना शुरू किया। जैसे एक पॉलिसी लॉन्च होती है तो हजारों लोग उसके फॉर भी बात करते हैं, हजारों लोग उसके अगेंस्ट भी बात करते हैं। CFP वाला कुछ अलग बोलेगा, ये कुछ अलग बोलेगा, रिबेट के बारे में अलग बोलेगा, इतने सारे रिबेट और कमीशन के बारे में कितना ही याद है। तो ये सब तो ये 3 फेजेस में अभी क्या हुआ है ना, आज का कस्टमर कंफ्यूज्ड है। तो पहला कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन नहीं था, एजेंट देता था। सेकेंड, एजेंट के अलावा उसको सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलता था, तो उसको वो कोरिलेट कर सकता था, इसके लिए एजेंट का काम इजी बनता था। बट अभी कस्टमर कंफ्यूज्ड है, साला मैं सुनूं किसको? क्योंकि अभी मैं हेल्थ के बारे में अगर वीडियो देखने जाता हूँ, एक बोलता है जिम करना चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं वॉकिंग करना चाहिए, जिम बराबर नहीं है। कोई बोलेगा वॉकिंग मत करो, वॉकिंग में तुम्हारा ये नहीं होता है। कोई बोलेगा खाली जिम करके फायदा नहीं, आपको तो डाइट करना पड़ेगा, डाइट के ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा। कोई बोलेगा डाइट से कुछ होता नहीं है। मतलब इतना सारा ये है ना कंफ्यूजन की मैं खुद अल्टीमेटली हैरान परेशान हो जाता हूँ, मुझे समझता नहीं अभी किसको भी लूं। तो थर्ड फेज है 2020 के बाद, 18 के बाद, वहां पर क्या है ना, अभी कस्टमर्स कंफ्यूज्ड है। अब एजेंट जाके कुछ भी बताएगा तो वो क्या करेगा, जैसा आपने बताया वो जाके सोशल मीडिया में चेक करेगा। सोशल मीडिया में चेक करेगा तो उसको अलग अनाप शनाप पूरा अलग अलग व्यू पॉइंट्स उसको मिलता है, और उसको ये समझता नहीं कि एजेंट सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। और स्पेशली क्या होता है कि एजेंट का उसको तो इतना ध्यान नहीं, बट जो बंदा बोल रहा है उसका तो 10 मिलियन 20 मिलियन फॉलोअर्स है, तो ऑफिशियली वो फिगर की वजह से उसको लगता है ये सही बोल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, जब एजेंट जा रहे हैं ना, तो उनका कोई भी प्रकार से लोग सुनते हैं, लोग समझते भी हैं, नीड भी समझते हैं, बट लोग डिले करते हैं क्योंकि उनको क्लियर नहीं है अभी मैं डिसीजन क्या लूं। तो ये प्रॉब्लम हो गई है। अभी मुझे क्या लगता है कि जैसे आप
जैसे अगर हम बोलेंगे 1990 बिफोर टू 1990, फिर 2000 के पहले और 21 के पहले, तो उस समय पे जो आप जिस प्रकार से सेल करते थे बिफोर सोशल मीडिया, फिर फर्स्ट फेज ऑफ सोशल मीडिया फिर भी चल गया हो, ओके, बट अभी थर्ड फेज जो सोशल मीडिया का सेकंड फेज है, उसमें अगर आप वही रट्टा मारेंगे, वही प्रकार से सेल करेंगे, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो अभी क्या करना चाहिए, आप पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी क्या करना चाहिए। अभी आपको ऐसा कुछ बात करना चाहिए जिसका बारे में सोशल मीडिया में कहीं भी बात नहीं होती। दैट्स द न्यू बिजनेस मॉडल। तो अभी क्या करना चाहिए कि अभी कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा चीज के ऊपर बात करना चाहिए जिसमें सोशल मीडिया में कहीं भी आदमी को उसके बारे में कुछ मिलेगा ही नहीं। नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ राजेश जी के जैसा आपने बताया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं और कस्टमर कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसके ऊपर भी एक चीज आ गई, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो है उसको एक तरीका देते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे सिनेरियो में जहां पर एक व्यक्ति को सारी एडवाइस घर बैठे मिल जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, अब उसको इंश्योरेंस एजेंट की जरूरत क्यों? अब क्या है, अब इंश्योरेंस एजेंट? हाँ, तो इंश्योरेंस नहीं, उसको इंश्योरेंस एजेंट की जरूरत नहीं है, बट इंश्योरेंस एजेंट को क्लाइंट की जरूरत है, उसको नहीं है। तो मतलब मेरे को एज एन इंश्योरेंस एजेंट मेरे को सोचना पड़ेगा अभी मैं क्या करूं। अगर जो बंदे के बाद चैट जीपीटी के ऊपर भी जाके वो सब चीज अगर डिसाइड करता है तो फिर मेरी क्या जरूरत है। तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यही हमारा बिजनेस मॉडल को हमको चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल को ऐसे चेंज करना पड़ेगा जिससे कि कस्टमर को आपकी जरूरत लगे, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं ना, उसको कहीं भी सोशल मीडिया में नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन अगर राजेश जी हम लोग देखें तो एंड ऑफ द डे हम लोग एक ट्रेडिशनल वे जो है इंश्योरेंस सेल करने का, वो एक इमोशनल कस्टमर को उसकी नीड बताना है, वो अपनी नीड को समझेगा और प्रोडक्ट को बाय करेगा। तो इमोशनल जो है वो ट्रेडिशनली बिजनेस सेल हो रहा था। तो अगर इमोशनली बिजनेस जो है वो ट्रेडिशनली सेल हो रहा था, तो वो तरीके में आपके हिसाब से कुछ खराबी है, कुछ गलत है? वो है, वो एक लेवल, मतलब एक जो वो प्रोसेस है ना वो रहेगा, वो इमोशनल बात जो भी है, बट मुझे क्या लगता है अपने को एक लेयर एडिशनल ऐड करना पड़ेगा। क्या है वो लेयर? एक एडिशनल लेयर अपने को ऐड करना पड़ेगा, और मेरा एक्चुअली काम वही है। एज अ ट्रेनर मैं ये सोचते रहता हूँ कि क्या लेयर बना के। इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो लेयर आप बोल रहे हैं, एक नया लेयर ऐड करना पड़ेगा, और जो हमारी बात शुरू हुई थी बिजनेस मॉडल की, तो क्या ये लेयर को हम बिजनेस मॉडल बोलते हैं? यस, उसी को, मतलब आपने जो प्रोसेस, मॉडल क्या है, प्रोसेस है कि आप क्या क्या किस तरीके से क्लाइंट को आपको कन्विंस करना है, करेक्ट। तो इमोशनल बातें वहां रखते हुए भी आप कैसे एक नए बिजनेस मॉडल को, ये, और मेरा काम तो बेसिकली क्या है, एज अ ट्रेनर मुझे क्या करना है, मेरा बेसिक काम क्या है कि मैं माहौल को देखता हूं, मार्केट को देखता हूं, सिचुएशन को देखता हूं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो देखता हूं, और फिर मुझे लगा ये नया बिजनेस मॉडल हमको डेवलप करना पड़ेगा जिसमें एक लेयर अपने को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो लेयर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फिर ये जो सब जो हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से, वो सोशल मीडिया का जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन को क्लैरिटी में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये बिजनेस मॉडल क्या है, ये जो लेयर आप बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? राइट। तो ये बिजनेस मॉडल में मैंने क्या किया है, मैंने एक मतलब एक ऐसा मॉडल में क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैंने ऐसा एक मॉडल बना दिया है, जो लेयर है उसमें 3 कंपोनेंट्स है। ओके। तो ये कंपोनेंट बताने से पहले मैं आपको क्या बताऊं कि मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है ये सब चीजों में, ये मॉडल में, ये मॉडल नया क्यों है और उसको नया क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें मैंने क्या किया है, मैंने पूरा रिसर्च करके एक ये देखा कि ओवरऑल मार्केट में अभी क्या माहौल चल रहा है, उसके बाद एक्चुअली ऐसा क्या चीज है जो कस्टमर को सोशल मीडिया से नहीं मिल सकती। ओके, सोशल मीडिया से उसको कहीं भी मिलना नहीं चाहिए, तभी उसको हम न्यू बिजनेस मॉडल कह सकते हैं। अभी आप जीवन उत्सव बोलेंगे, जीवन उमंग बोलेंगे, उमंग बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो सब तो ऑटोमेटिकली अवेलेबल है, एट अ बटन वो हजारों वीडियोस उसमें आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये जो पूरा तो ये माहौल, एक माहौल में क्या देख रहा हूं, 2 चीज इंडिया में चेंज हो रही है। नंबर 1 ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर अभी काफी सारा फोकस आ रहा है।
तो आप जितने भी एप्स देखिए, अभी पावर ऑफ मनी ऐप आया, ग्रो ऐप आया, इंड मनी आया, ये आया, ये सब एप्स ने अभी अंदर जो है उसका गोल प्लानिंग का एक टैब बना के दिया है। जैसे मेरी बेटी फाइनेंस से नहीं है, डिजाइन से, बट उसने जाके अपना शादी के बारे में पूरा उसने प्लानिंग कर दिया और मेरे को बता दिया कि देखो डैड, मेरे को 2 साल में शादी करना है तो मेरे को इतना SIP करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब उसको पूरा हो। तो क्या है कि गोल प्लानिंग के तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं अभी मेजरली जो यंग जनरेशन है, बहुत पुराने नहीं बट यंग जनरेशन, मिलेनियल जो है, वो सब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें। तो एक आप देखेंगे पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर काफी जोर आ रहा है, राइट। तो मतलब क्या होता है, कस्टमर के माइंड में फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं ना कहीं उसने कहीं सुना रहेगा या कहीं उसको पता रहेगा। दूसरी जो बात है वो ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं ना, मतलब आप कोच बनो, फाइनेंशियल फ्रीडम करो, ये करो, जो भी 1000 चीजें हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी ये दोनों को अगर मैंने क्या किया कि ये 3 कंपोनेंट्स बनाते समय ये 2 चीजें जो मार्केट में घूम रही है, मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा सोचता हूं। जब मैं फर्स्ट इंश्योरेंस बेचता था रंजीत, तभी PPF 12% इंटरेस्ट देता था। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रेनर लोगों को पढ़ाते हैं कि MF के अगेंस्ट बात करो, MF का ये करो, MF का वो करो, बट माहौल जब MF का है आप उसको माइंडसेट से निकाल नहीं सकते। भले आप कितना भी उसके लिए कितना भी आपने तर्क दिया, तो भी म्यूचुअल फंड का माहौल है, म्यूचुअल फंड का एक वेव है, और वो वेव के अगेंस्ट जाना और एजेंट को अगेंस्ट पढ़ा के करना मेरे को सही नहीं लगता है, बिकॉज उसे कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर माइंडसेट और वेव है, आप कुछ भी करो, भले सर नीचे करके ऊपर करो, हिमालय में जाके करो, कुछ होने वाला। तो मुझे क्या लगता है कि उस समय पे जैसे मैंने क्या किया, PPF के अगेंस्ट लड़ता मैं, और PPF LIC PPF से अच्छा कैसा है ये बताता, तो देन आई वुड बी अ लूजर, बिकॉज लोग PPF में इतना 12% मतलब देखो ना, इतना ही है। तो मैंने क्या किया, मेरा मॉडल उस समय मैंने चेंज किया। मैंने क्या किया, हिंदी चीनी बाय बाय, तो मैं इंश्योरेंस और PPF साथ में बेचने लगा। मैं बोला कि आप इंश्योरेंस 1 लाख का बजट अगर मैं उसको देता था तो 50,000 PPF में डालो, 50,000 LIC में डालो, और उसमें मैं स्कीम बनाया, क्योंकि PPF में 7th ईयर से विड्रॉल था 8th ईयर से। तो मैंने क्या किया कि आपको खाली 7 साल भरना है, 8वें साल से PPF से विड्रॉ करके भरो। तो मैंने क्या किया, जो एक सिचुएशन था, परिस्थिति थी, एक माइंडसेट था, वो माइंडसेट में से ब्रेक करने के लिए मैंने ये ज्वाइन कर दिया और उसको खाली फैंटास्टिक कर्टेल कर दिया। इससे क्या हो गया, लोगों को PPF दिखा तो अभी वो लोग मतलब PPF के साथ आ गए। अच्छा, LIC क्या हो गया, PPF के माहौल में LIC दिखने लगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे रंजीत, जो मैंने पॉलिसी किया है ना ये स्कीम के ऊपर, और उसमें मैं बोलता था पे फॉर 7 years एंड गेट टैक्स रिबेट फॉर 20 years। तो वो मॉडल, उसको मॉडल बोलते हैं कि एक बार मैं बाइक पे जा रहा है, बाजू में कार है सिग्नल पे, और वो मेरा ब्रोशर पढ़ रहे, सेव फॉर ओनली 7 years एंड गेट टैक्स रिबेट। मतलब इतना MTV में 100 क्लाइंट्स मेरे हो गए थे, क्योंकि लोगों को खाली वही देता, बजट क्या है बोलो, 2 लाख 3 लाख, उसका टैक्स सेविंग के हिसाब से उसको बना के मैं दे देता, और उसमें 50-50 करके। तो अभी क्या होता है, आप अगर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट पढ़ाएंगे तो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल प्लानिंग, ये दोनों चीज को, माहौल को देखते हुए मैंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसका नाम है 7 levels टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके। और ये 7 level टू फाइनेंशियल फ्रीडम, इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है, इसका मैंने IP बना लिया, इसका ट्रेडमार्क कर दिया। ओके। तो लोगों को पता है फाइनेंशियल फ्रीडम है, बट लोगों को ये पता नहीं कि 7 levels होते हैं। लोगों को पता है, अगर लोगों को 7 levels के बारे में पता है, तो लोगों को ये पता नहीं कि सलाह मेरे को मालूम। अभी देखो, जब आप 7 level बोलते हो ना, तो लोगों का माइंड में एक पिक्चर आता है, बोलते हैं अरे अच्छा 7 level होते हैं, ओ माय गॉड। तो उसको माइंड में आता है सलाह मैं किधर है। और आप देखेंगे पूरे दुनिया में जितने लोग हैं, जितने फैमिलीज है, वो 7 level पे कहीं ना कहीं है, बट उनको ये बताने वाला कोई नहीं है कि तुम्हारा लेवल क्या, तो किधर है तुम। सेकेंड क्या है कि 7 level टू फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आप सोशल मीडिया में, आप गूगल में करो, चैट GPT में करो, ओके। ये एक ने बंदे ने किया था, एक मेरे साथ बस में बैठा था, हम लोग सिटी फ्लो से जा रहे थे, बहुत बड़ा सिटी फ्लो, एकदम प्रीमियम सर्विस है थाना में, तो मतलब ऑनलाइन बुकिंग करके हम जाते। तो वो बंदे ने मेरे से बात करते करते चैट GPT में डाल दिया 7 level टू फाइनेंशियल फ्रीडम, और क्या आया, लाजरस डायस। अच्छा।
तो बोला अच्छा, अरे हाँ यार नाजिर शाह बोला, और उसने मेरा 2 वेबसाइट का एड्रेस दिया, बाकी कुछ नहीं बोला, ऑल डिटेल्स विल बी फाउंड हियर। क्योंकि 7 लेवल्स का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है ना वो किसी को पता नहीं है, आज किसी ने किया ही नहीं, उसका कैलकुलेशन किसी को पता नहीं है। तो ये 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम ये बिजनेस मॉडल का एक पार्ट हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट के लेवल पे दूसरा मैंने क्या किया है, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया। बिकॉज अभी अगर कस्टमर को ये पता मेरे को बताना है कि 7 लेवल टू फाइनेंस, जैसा मैं सिंपल है रंजीत, आपको अगर मैं पूछूं कि रंजीत फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 लेवल्स होते हैं, तो क्या आपको पता है आप कौन से लेवल पे है? अच्छा, जानना चाहेंगे आप? तो कोई ना नहीं बोलेगा। मतलब क्या है, मैंने क्या किया ना, वो जो लेयर बोल रहा हूं ना मैं, अंदर मस्के जैसा आप अंदर जा सकते हो। क्या बात है। और माइंड आदमी का क्लोज नहीं होता है, माइंड एकदम ओपन होता है, बोलता हाँ यार जानना चाहता हूं। अच्छा, वो जानने के लिए फिर आप डेटा पूछेंगे, जो पूछेंगे हर चीज वो देगा, बिकॉज उसको पता करना है। तो मैंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर, बिकॉज क्या होता है एक कस्टमर का ये 7 लेवल कैलकुलेशन करने के लिए 7 कलाक लगता है। ओके, और उसका मैं लोनावला में प्रोग्राम भी करता हूँ, पूरा 7 लेवल का पढ़ाता हूँ, 4 दिन लगता है पूरा फॉर्मूला समझने के लिए। तो मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, अभी 12 मिनट्स में आपको 20-25 पेज का रिपोर्ट आ जाता है पूरा। तो ये सेकंड पार्ट है। मतलब मैंने क्या किया, टूल डेवलप किया, जो ये न्यू बिजनेस मॉडल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जो कोई भी सोशल मीडिया में अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने टूल डेवलप किया, वो टूल जो डेवलप किया उसमें क्या होता है, 10-12 एग्जैक्ट 12 मिनट लगता है वो फिलअप करने के लिए। बहुत सिंपल है, बच्चा भी करेगा, है ना। और फिर उसको क्लिक करेंगे तो वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर बताता है कि आपके क्लाइंट का सब लेवल का सातों लेवल का कैलकुलेशन बताता है। प्लस वो क्या बताता है कि आपके कस्टमर ने कौन सा लेवल कंप्लीट किया है। प्लस वो क्या बताता है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या करना है, और वो क्या करना में बजट आता है खाली, बस इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड ये नहीं आता, बजट आता है। फिर एक बार आपको बजट मिल गया, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर में वो बजट डाल देंगे और आपका चॉइस करेंगे कि आपको खाली LIC बेचना है, LIC प्लस MF बेचना है, या LIC प्लस यूलिप बेचना है, या खाली MF प्लस टर्म बेचना है। जो आपका मन करता है उसके हिसाब से आप क्लिक करेंगे। तो यूलिप अगर चूज करेंगे तो LIC प्लस यूलिप का पूरा कॉम्बिनेशन से पूरा उसको पॉलिसी, उसका नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या करना है वो पूरा उधर बता देते। तो हम खाली क्या करते हैं, कस्टमर के साथ खाली बजट डिसाइड करते हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा वो कस्टमर को कुछ उससे मतलब नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, मेरे को ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि वो गोली क्यों दे रहा है, उसका केमिकली मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा। मेरे को क्या है कि मेरा बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, मेरा सॉल्व होना चाहिए। तो कस्टमर को जब पता चलता है कि ये करने, इतना इन्वेस्ट करने से, अच्छा वो कहाँ करना है, बोला वो मैं सर आपको डिजाइन करके लाऊंगा, वो सॉफ्ट, मतलब मेरे को जाके वर्किंग करना पड़ेगा, वर्किंग करके मैं आ जाऊंगा, तो आपको वो इजिली मतलब ये हो जाएगा। और तीसरा इसका कंपोनेंट मैंने क्या किया, अभी मैं अगर आपको आके बोलता हूं कि 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम, और जला कस्टमर जाता है कि इधर भी सोशल मीडिया पे उसको मिलता नहीं है, तो वो सोचेगा तू कौन है रे भाई, मतलब तेरे पास ये है, मैं कैसे समझूं। तो मैंने क्या किया, उसके लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चालू किया। तो मैं एडवाइजर्स को CFFG करके सर्टिफिकेट देता हूं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल फ्रीडम गाइड। ओके, तो ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल फ्रीडम गाइड के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, 3 महीने का प्रोग्राम है। ये 3 महीने में मैं एजेंट को पूरा स्क्रिप्ट देता हूं कि कस्टमर से फर्स्ट मीटिंग में क्या बात करने का, टेलीफोन पे क्या बात करने का, सेकंड मीटिंग में एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप एकदम। और वो जब वो बात करता है तो कस्टमर एकदम मस्के जैसा उसमें आके फिट हो जाता है। और उसको ये क्या करना है, ये सर्टिफिकेट मिलने के लिए उसको खाली अटेंडेंस करना नहीं है, उसको हम कुछ प्रोजेक्ट देंगे, कुछ असाइनमेंट देंगे, वो सब करना है। और हमारा ये सेल्स सर्टिफिकेट है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट कौन दे सकता है, क्योंकि IP हमारे पास है, क्योंकि इसका ट्रेडमार्क हमारे पास, दूसरा कोई तो दे नहीं सकता। तो नॉट एज एकेडमिक हम नहीं कर सकते, उसके लिए मेरे को फिर UGC वगैरह सब अप्लाई करना पड़ेगा। बट सेल्स का जो सर्टिफिकेट है वो मैं दे सकता हूँ, स्किल्स का, सॉरी नॉट सेल्स का, स्किल्स का सर्टिफिकेट मैं दे सकता हूं। जैसा RFC है, स्किल सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट मैं दे सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि लोगों को ये 6 महीने के पीरियड में ये पूरा उनको घस घस के पूरा कैसा करना है लेयरिंग, वो मैं बताता हूं। वहां से सॉफ्टवेयर से वो लोग अपना रिपोर्ट बनाते हैं, और फिर ये कॉन्सेप्ट जब कस्टमर को बताए तो कस्टमर खुद खुश हो जाता है। और उससे क्या है ना, कस्टमर आपके पीछे लगता है कि बाबा क्या है। अच्छा, नॉट ओनली दैट, दूसरा क्या है, देखो ये मॉडल का इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें कोई भी कस्टमर 7th लेवल पे एकदम नहीं जा सकेगा।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो थर्ड पे तो उसको पहले फोर्थ पे लेके जाना पड़ेगा, है ना, छोटा छोटा माइलस्टोन्स बनाए, फिर फिफ्थ पे लेके जाए, फिर तो एक एजेंट को, एक आदमी में ये फिलॉसफी में अगर वो मतलब बैठ गया तो वो अगले 5, 6, 7 साल तक वो पॉलिसी देते रहेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये इससे 100% अपना प्रॉब्लम सॉल्व होगा, 100% नहीं होगा, बट जहां पर जैसे आप 10 लोगों को मिलते थे उसमें से 2 पॉलिसी मिलता था या 2 लोग अपॉइंटमेंट देते थे, वो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स हो जाएगा। आपका टिकट साइज 2 to 3 टाइम्स हो जाएगा। आपका जो रेशो है वो काफी मतलब रेशो भी बढ़ जाएगा, जिसमें ज्यादा लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। एक चीज तो मेरे को समझ में आ रही है कि जिस हिसाब से आपने चीजों को अब रखा, एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस एडवाइजर को एक नया बिजनेस मॉडल मिल रहा है। Yes, yes. He is getting a new business model, जो डेफिनेटली उसके लिए इस बदलाव में काम करेगा। लेकिन मेरे को 2 चीजें आपसे जाननी है। क्या ये बिजनेस मॉडल इंश्योरेंस एडवाइजर के बिजनेस को कितना बड़े लेवल तक लेके जा सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये है। और उसका जो नजरिया है कस्टमर के सामने, एक सेलर से एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनाने में किस लेवल पर उसको मदद करता है, किस लेवल तक अपने बिजनेस को लेके जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल, और क्या अपनी वेशभूषा फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में किस हद तक वो लेके जा सकता है? थोड़ा सा राइट। तो बेसिकली क्या है, देखो आज ही सवेरे मेरा क्लास था, मैं लोगों को पूछ रहा था कि आप अगर कस्टमर को, और हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें पूरा लैंग्वेज चेंज किया है, तो मैं ये कहता हूं प्रेजेंट गैप कॉर्पस, फ्यूचर गैप कॉर्पस, या नॉट टू वर्क कॉर्पस, एडुकेशन कॉर्पस, मैरिज कॉर्पस, ऐसा बच्चों का चिल्ड्रन एडुकेशन कॉर्पस, तो ये कॉर्पस वाला। तो मैं जब लोगों को, मतलब मेरे स्टूडेंट जब जाते हैं और लोगों को ये पूछते हैं ना, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप कितने साल से काम कर रहे हैं? तो बोलेगा 10-12 साल से कर रहे हैं, और ये अपना डायलॉग है। फिर वो पूछते हैं, सर ये इतने सालों में आपने कभी ये कैलकुलेशन किया था, फाइंड आउट किया था? तो बोला नहीं, मैं तो नहीं किया। तो मतलब क्या है कि मुझे क्या लगता है ना, ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम बॉम्बे में हार्डली 300-350 एजेंट जानते हैं। अभी मेरे साथ 100 लोग अभी जुड़े हुए हैं, वो लोग ये जानेंगे। पहले वाले लोगों को सर्टिफिकेट नहीं था, खाली सॉफ्टवेयर था। अभी मैंने उसको कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर, ये सब बिजनेस मॉडल में चेंज किया है। तो उससे क्या होगा, जब वो जाएंगे कस्टमर, नंबर 1 क्या है, कस्टमर का दिमाग बंद हो जाता है जब वो पॉलिसी की बात करता है, इंश्योरेंस की बात करता है, या वो नॉर्मल रिटायरमेंट ये वो सब बोलेगा, तो क्या रहता है, कस्टमर ने इतना बार सुना है और 25 एजेंट उसके सामने खड़ा रहेंगे, सब लोग सेम बात करते हैं। तो अगर कोई एक अलग तरीके से अगर बात करता है, प्लस एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो माइंड ब्लोइंग है, मतलब फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम सब चाहते हैं, बट वो फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम में 7 लेवल्स है, ऐसा है। तो मेरे को क्या लगता है ना, आपका जो एक्सेप्टेबिलिटी है, आपका कस्टमर का जो धुंधलापन हो गया इतने सालों से लोग कुछ कुछ बोल के तो इसके लिए अभी क्या होता है, एजेंट कुछ भी बोलेगा ना, वो बात उसके तक जाती ही नहीं, क्योंकि बीच में इतना बड़ा उसका जो बोलते हैं ना, ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग बोलते हैं उसको, कि ऑलरेडी वो सुन चुका है, उसको लगता है यही बात करेगा, तो वो फिर सुनता नहीं है। बट यहां क्या होगा, जिस मिनट कस्टमर आपको एक्चुअली सुनने लगेगा, कस्टमर को यह एहसास होगा कि पिछले 10-12 साल मेरे को किसी ने यह बताया नहीं है, उसको यह पता चलेगा कि पिछले 10-12 साल से मेरे को ही खुद को पता नहीं है कि मैं कहां हूं। और अगर ये मेरे को 10 साल, और मेरा वो उसमें स्क्रिप्ट में है कि सर अगर ये 10 साल पहले आपको पता होता तो आपका सिचुएशन अलग होता, तो बोलते हाँ यार फिर तो एकदम ही अलग होता, अब मेरे को मालूम नहीं था करके मैं ऐसे ही मतलब बोलते हैं ना, जैसे बहाव के साथ में जा रहा हूं, बट अगर मेरे को पता होता तो मैं खुद भी उसमें कुछ स्टेप्स लेता। तो लोगों का ये 2 डायलॉग जब हम मारते हैं और लोग जब ऐसा बोलते हैं ना, इसमें आप देखो कि एजेंट का पूरा जो भूमिका है खत्म हो जाती है। एजेंट को कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर खुद सामने से एहसास करता है, उसकी लाइफ है, और वो देखो क्या होता है, इसका एक दुखती रथ को दबा दिया, राइट। इसको एक स्टेप पीछे लेते हैं, वेरी सिंपल है, मैं आपको बोलता हूं 10,000 स्टेप्स है ना, 10,000 स्टेप्स ये अभी 3-4 साल पहले ही आया, उसके पहले कोई जानता नहीं था। बट 10,000 स्टेप जैसे आया, उसको मिलियंस ऑफ लोगों ने अडॉप्ट किया, और मिलियंस ऑफ लोग हर रोज चेक करते हैं। अभी मैं यूएस गया था, तो लिटरली मैं डेली का 17 to 19,000 स्टेप्स मेरा होता था, और उसके अलावा हम उबर, ट्रैम, मेट्रो बिट्रो सब लेते थे, मतलब मल्टीपल ऐसा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बाद भी हमारा 16-17 हजार। अभी ये लोग क्यों गिन रहे हैं, या लोग ये क्यों कर रहे हैं? लोगों को किसी ने मार्केटिंग नहीं किया,
लोगों को किसी ने प्रमोशन नहीं किया, लोगों ने किसी को मार्केटिंग मतलब ये नहीं किया, फिर भी लोग उसको इतना सीरियसली ले रहे कि कॉर्पोरेट्स ने भी अपना लोगों को बोला है। मेरा लड़का बोल रहा था, वो क्या उसके ऑफिस में सब उन्होंने बोला है कि कॉल आएगा तो बैठ के नहीं लेने का, चलते चलते लेने का, तो आपका उतना स्टेप्स हो जाता है। तो ये क्यों हुआ है ये अडॉप्ट? क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव दे दिया लोगों को कि 10,000 आपका डेली होना चाहिए, माइंड में बैठ गया कि 10,000 होना चाहिए। सेकंड क्या किया उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म दिया जिससे वो कितना स्टेप्स कर रहे हैं वो काउंट कर सकते हैं, उनको अपना प्रोग्रेस पता चलता है, उनको अपना मतलब एग्जैक्टली मैं कितना दिनों में। मेरा भी एक फ्रेंड है, उसने मेरे को मैसेज भेजा था सीमेंस का कि मैं 1 साल फुल डेली 10,000 मैंने कंप्लीट किया, उसने ग्राफ बना के मेरे को दिया था, तो मेरे को भी मोटिवेशन आता है। तो मतलब क्या है कि जब आप किसी को एक मकसद देते हो और उसको अगर प्रोग्रेस बताते हो तो वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो जाते हैं। तो यहां क्या रहेगा, मकसद क्या है, 7 लेवल टू 7th लेवल पे पहुंचना है। प्रोग्रेस क्या है कि आपका एजेंट हर साल आपको बताएगा सर अभी 3rd हो गया, अभी चलो 4th के लिए कुछ करते हैं। हाँ, इसके लिए सॉफ्टवेयर है, सो दैट वो सॉफ्टवेयर मेजरिंग के लिए बहुत ईजी है, बिकॉज अदरवाइज एजेंट को कुछ करना ही नहीं है। तो मतलब एजेंट का पूरा जो स्ट्रेस है वो मैंने निकाल दिया है, उसको खाली ये समझना है, सीखना है और फटाफट हम उसको ये कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे जिसमें वो सॉफ्टवेयर का भी एक उसको पूरा भनक मिल जाएगा कि कितना सिंपल इजी है। 10 मिनट में उसको यूं पता चलता है कि उसका कस्टमर कौन से लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या करना, और वो सॉफ्टवेयर में वो कस्टमर का पूरा 7 लेवल का पूरा कैलकुलेशन उसको दिखता है। भले वो 3rd लेवल उसको बताता है, बट 6th लेवल में भी वो कस्टमर का क्या होगा, उसको क्या पॉलिसी देनी पड़ेगी, सब चीज उसको सामने आता है। तो खाली ये बोलना नहीं है, मतलब क्योंकि मैंने उसमें रिपोर्ट ऐसा रखा है ताकि ऐसा नहीं कि बोलना है, तो उसको इवन दो वो 4था लेवल उसको समझा रहे, 4थे लेवल का पॉलिसी या म्यूचुअल फंड बेच रहा है या यूनिट बेच रहा है, तो भी उसको 4th 5th लेवल में क्या होगा, कितना पॉलिसी आएगा, गैप कितना आएगा, 6th लेवल में गैप कितना आएगा, ये सब उसको बाकायदा इसमें दिखता है। तो मतलब उसको आगे फॉलो अप करने के लिए इजी हो जाएगा। इसमें एक्चुअली मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है लाजरस जी, क्योंकि आपने ये भी बोला कि जो 7 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग समझने के लिए आपके पास आता है तो 6 महीने का उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, बहुत 3 महीने का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, बहुत घसना पड़ता है। तो हम जस्ट थिंकिंग कि जो आपके साथ इसके लिए इसमें जुड़ना चाहता है उसके पास ओरिजिनली उसके पास क्या स्किल होना चाहिए तो ही वो आपके पास में आए, वो बताइए। हाँ, सी बेसिकली मुझे क्या लगता है, अगर कोई एजेंट ने मिनिमम 5 साल ये फील्ड में अगर निकाले हैं और अच्छा खासा मिनिमम 50 to 70 सेल्स अगर वो पर ईयर कर रहा है, तो उससे हमको पता चलता है कि वो सक्सेसफुल है मार्केट में, और उसके पास एक ऐसा मतलब उसको कन्विंस करने का या उसको रिलेशनशिप बनाने का कोई भी चीज है। तो एक 70-80 पॉलिसीज अगर वो 4-5 साल अगर बेच रहा है तो देन ही कैन ऑलवेज गो। तो हम HNI स्ट्रेटेजी हर चीज इसमें आ गया, इसमें HNI भी आ गया। HNI का क्या होगा, HNI में क्या होगा कि सेम आदमी को सेम सॉफ्टवेयर में गैप अलग आएगा। तो HNI का गैप अलग आएगा क्योंकि उसका वो जो एनुअल एक्सपेंसेस है उसका समझो 20 लाख है, तो 20 लाख के हिसाब से पूरा गैप आएगा। छोटे आदमी का 2 लाख है एक्सपेंस, तो उसके हिसाब से। तो मतलब फिर आपको डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक 2 लाख आदमी जो इनकम करता है उसका भी 7 लेवल होता है, उसके अलग अलग कैलकुलेशन होते हैं, मतलब उसका सब गैप्स अलग आएगा, बट उसके लिए वो भी सेम है। तो ऐसा नहीं कि 7 लेवल सबके लिए सेम है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरा कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज है। तो आपका जिस दुनिया में आप रहते हो, जिस प्रकार के लाइफ आप जीते हो, उसी लाइफ में आपको 7 लेवल पे कैसा पहुंचना है वो हम बताते। तो मतलब आपका लाइफस्टाइल मैच करना है। मैं एक बंदे को मिला था बहुत साल पहले, सीईओ था, 18 लाख का सैलरी 92 में, बट उसका अगर आप देखेंगे ना एकदम सिंपल लाइफ रहता था, मतलब 6,000 रुपया महीने का खर्चा है। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप 6,000 में खुश है, दैट इज योर लाइफ। मुझे आपको क्या करना है कि आपके लाइफ के हिसाब से आपका प्लानिंग कैसा है, 7th लेवल क्या रहेगा, उसका 7th लेवल का गैप्स बहुत कम आएगा, क्योंकि ये पूरा गेम एक्सपेंस के ऊपर है। करेक्ट। तो जो बंदा आप HNI बोलते हो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी करते हो, कुछ करने का जरूरत नहीं। मतलब आपको सीखना एक ही चीज है, बात एक ही चीज करना है, और सबका कैलकुलेशन करके अपने अपने हिसाब से उन लोगों को उनका लेवल बता के उनका लेवल को आगे लेके जाना है। तो इसमें कैसा है, लेवल आगे कैसे बढ़ते हैं, अगर कोई लोन रिपे करेगा लेवल आगे बढ़ेगा,
अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा लेवल आगे बढ़ेगा, अगर वो इंश्योरेंस ज्यादा करेगा लेवल आगे बढ़ेगा, यू नो। अच्छा, लेवल कम कब होता है? ऐसा भी होता है कि आपने आज 3rd लेवल है और अगले साल में जाके आपका कैलकुलेशन करूंगा तो आप वापस 2nd पे आ गया, तो फिर मैं पूछूंगा सर आपने क्या, सर वो पूछेंगे मेरे को सर अरे मैं लास्ट टाइम तो 3rd पे था, अभी 2nd पे कैसा है? तो मैं बोलूंगा सर आपने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लेने के लिए एक लोन ले लिया ना, तो आपका लेवल घट गया। तो ऐसा होता है कि इसमें जो आदमी को समझ में आ जाएगा एक बार कस्टमर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको कॉल करेगा, जो एक नॉर्मल सीएफपी का फाइनेंशियल प्लानिंग में होता नहीं है, क्योंकि उधर एक प्रोडक्ट एक प्लान बना के दिया जाता है, वो पब्लिक को भी पता नहीं उसके अंदर क्या है। बट मैंने क्या किया, इसको इमोशनली प्रोग्रेस कैलकुलेशन और उसका मॉनिटरिंग जो है वो एजेंट करेगा उसके वजह से। और आप सोचो कस्टमर को कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें 2 बेनिफिट है। एक बेनिफिट, आप जितना ज्यादा कस्टमर को 7 लेवल पे लेके जाएंगे वैसा आप खुद भी ऑटोमेटिकली 7 लेवल पे जाएंगे। ये तो एक ही हमारा बिजनेस है जिसमें दूसरों को करते करते, और मैं आपको जैसे अर्लियर बताया कि पर्पस हमारा क्या होना चाहिए। पर्पस पॉलिसी बेचना नहीं होना चाहिए, पर्पस हमारा क्लाइंट का लाइफ इतना अच्छा होना चाहिए फ्यूचर में, उसके लेवल को बढ़ाना, बस। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ लाजरस जी कि वो इंश्योरेंस एजेंट जिसका बिजनेस थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, उतार चढ़ाव है जिसके बिजनेस में, या आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या वो इस वक्त के बिजनेस मॉडल को नहीं समझ पा रहा है, वो इंश्योरेंस एडवाइजर हमारे तक ये जो वीडियो चालू होने से अब तक हमारे साथ में रुका होगा, वही देख रहा है, यहाँ तक वही देख रहा है। तो अगर वो यहाँ तक देख रहा है और वो अनप्रेडिक्टेबल जोन में है, तो अभी उसे इमीडिएटली क्या स्टेप लेना चाहिए? तो इमीडिएटली स्टेप मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोग्राम है ना इसके लिए एनरोल करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए। वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एनरोल करेगा, 3 महीना हमारे साथ रहेगा, उसको पूरा हम लोग बता देंगे क्या बात करना, कैसे बात करना, अपॉइंटमेंट कैसे लेना, क्या क्या, वो सब करने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगी, सॉफ्टवेयर पहले दिन से उसको मिलेगा, और फिर उसका जो काम है उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको वही पता चलेगा फर्स्ट क्लाइंट से भी। और क्या है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो कॉस्ट है ना, जो भी वो पैसा भरेगा उसको खाली एक केस करने पे उसका पूरा रिकवर हो जाता है। खाली एक अगर वो कॉन्सेप्ट एक आदमी के साथ वो अगर शेयर करता है तो उसका मतलब पैसा जो है वसूल हो जाए, तो उसको आगे जो है वो बेनिफिट है, फायदा ही है। फैंटास्टिक। सो दोस्तों, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अगर अब तक हमारे साथ में रुके हुए हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लिक हुआ, आप तक पहुंचा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक का उपयोग कीजिए और अपने आप को इस प्रोग्राम में रजिस्टर कीजिए। तो उसमें हम लोग 2 लिंक देंगे, एक लिंक रहेगा वीडियो का, जो सॉफ्टवेयर का वीडियो रहेगा, वो लोग खाली जाके देख सकते हैं कि एक्चुअली हम सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, बट वो क्या उसमें कैसा है वो पूरा मैंने बताया कैसे एंट्री करने का, तो वो एक उनको समझेगा। और दूसरा हम लोग एक लिंक दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वो अगर वो लोग इंटरेस्टेड है तो और इंटरेस्टेड है, मेरे को लगता है क्वेश्चन इररिलेवेंट है, क्योंकि अभी अगर आपको प्रिडिक्टेबल करना है तो आपको इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो आपको खाली वो व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करना है, जिससे फिर हमारे ऑफिस से आपको अगला जो भी कार्यक्रम है वो बताया जाएगा। फैंटास्टिक। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी लाजरस जी के साथ जुड़ने की। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कॉन्सेप्ट का वीडियो भी मिल जाएगा और उनके साथ जुड़ने का लिंक भी मिल जाएगा। फैंटास्टिक लाजरस जी, आई थिंक दिस वाज रियली अ नहीं, बट आपको क्या लगता है पर्सनली, मतलब आपने तो इतना काम किया आपने। मुझे ऐसा लगता है लाजरस जी, मैं इस इंडस्ट्री में जो इतने सारे लोगों से मिल रहा हूँ, जिस गहराई के साथ में आपने सोचा, आई डोंट थिंक सो कि इतनी गहराई के साथ में अंग्रेज लोग ने सीएफपी ला के सोचा था। दैट वाज एक्चुअली चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स। और ये आप जो इमोशनल जो बैकग्राउंड और सॉफ्टवेयर वाली चीज आपने डाल के इस चीज को बनाया है, ये एक्चुअली में इंडस्ट्री में जो थरो जो चीज है ना, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। मुझे ऐसा लगता है। सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।